एक नकली अमीर लड़की असली अमीर बनने के लिए सीधा एक नाइट क्लब में एस्कॉर्ट का काम करने पहुंच गई। जब उस अमीर बॉस को गुस्सा आया तो बाकी सारी लड़कियां वहां से भाग गई। बस सारा नाम की एक लड़की कोने में दुबक कर बैठ गई और छुपकर मिस्टर जॉन का बिजनेस कार्ड देखने लगी। मिस्टर जॉन को लगा कि वो सिर्फ पैसे मांगने आई है, इसलिए उन्होंने एटीट्यूड में बहुत सारे कैश फेंक दिए, लेकिन सारा वहां से नहीं गई। तभी मिस्टर जॉन ने जैसे ही अपनी कलाई उठाई तो देखा कि उनकी घड़ी गायब थी और सारा ने थोड़ा शर्माते हुए अपने कपड़ों में से वो घड़ी बाहर निकाली। लेकिन मिस्टर जॉन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वो घड़ी उसी को दे दी। सारे पैसे समेटने के बाद सारा उनके सामने आकर बैठ गई। वो एक भीगी बिल्ली की तरह मिस्टर जॉन की पुरानी सक्सेस स्टोरी सुनने लगी। भले ही वो आज कितने भी अमीर हो, लेकिन उन्हें लास्ट स्टेज का किडनी कैंसर था और उनका कोई भी अपना उन्हें किडनी देने को तैयार नहीं था। कोरिया में किडनी खरीदना या बेचना गैरकानूनी है। सारा को तुरंत अपनी किस्मत बदलने का मौका मिल गया। मिस्टर जॉन को यकीन नहीं हुआ कि ये लड़की सच में मदद करना चाहती है। अगले ही दिन सारा उनकी हवेली में शिफ्ट हो गई। उसे एक नई पहचान देने के लिए मिस्टर जॉन ने उसका नाम एमिली रख दिया। नियम के मुताबिक किडनी डोनेट करने के लिए दोनों को कम से कम 1 साल तक पति पत्नी की तरह रहना जरूरी था। इसके बाद दोनों ने बिना किसी गवाह के बहुत ही सीक्रेट तरीके से शादी कर ली। इस रिश्ते में प्यार या इश्क नहीं थी, ये सिर्फ एक डील थी। लेकिन मिस्टर जॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सच में इस लड़की से प्यार करने लगेंगे। बाहर वालों को इस डील पर कोई शक ना हो, इसलिए मिस्टर जॉन ने उसके लिए विदेश में पढ़ाई करने का एक नकली सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसी अफवाहें उड़ती है, बल्कि उसका तेज दिमाग देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। इसके बाद उन्होंने एमिली को बहुत सारा पॉकेट मनी दिया ताकि वो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम जा सके, जिससे उसका वो गरीब लड़की वाला लुक पूरी तरह बदल जाए। हर हफ्ते एमिली का एक रेगुलर फुल बॉडी चेकअप भी होता था ताकि किडनी ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत ना आए। पर उन्हें क्या पता था कि ये सब एमिली की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। एक दिन बात करते करते मिस्टर जॉन ने उसे एक कहानी सुनाई। वो पहले लोगों को भारी ब्याज पर कर्ज दिया करते थे। बहुत साल पहले उनका एक दोस्त जो उन्हें हमेशा नीचा दिखाता था, अचानक उनसे करोड़ों रुपए मांगने आ गया। पर कुछ ही दिन बाद उस आदमी की मौत हो गई। कायदे से तो कर्ज उसके बेटे को चुकाना चाहिए था, लेकिन उस मरे हुए आदमी का बेटा अपने पिता की कब्र से एक देवदार का पेड़ उखाड़ कर ले आया और बोला कि ये करोड़ों के कर्ज के बराबर है। उसी दिन से मिस्टर जॉन का दिल पूरी तरह बदल गया और वो इस अजीब सी डील के लिए राजी हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और अच्छे इंसान बन गए। उन्होंने उस पेड़ को अपने गार्डन में लगा लिया ताकि वो हमेशा उन्हें एक अच्छा इंसान बने रहने की याद दिलाता रहे। शायद कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर जिंदगी ऐसी ही बोरिंग हो जाती है। अब सब लोगों का शक दूर करने और किडनी डोनेशन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए वो एमिली को हर बड़ी और हाई फाई पार्टीज में अमीर लोगों और अपने दोस्तों से मिलाने ले जाने लगे। लेकिन तभी एमिली ने देखा कि मिस्टर जॉन का चेहरा कुछ पीला पड़ रहा है, तो वो चुपचाप उनके पीछे पीछे गई और सच में मिस्टर जॉन की तबीयत बिगड़ गई थी। वो छुपकर बाथरूम में दवाइयां खा रहे थे। तभी अचानक एमिली अंदर आ गई। मिस्टर जॉन किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन एमिली ने जिद पकड़ ली कि वो खुद उनकी डायलिसिस करेगी। उसकी इसी प्यार और देखभाल की वजह से मिस्टर जॉन को जाने अनजाने में उससे प्यार हो गया और अब वो उसे अपने सबसे खास और पावरफुल दोस्तों से मिलाने लगे। वहीं दूसरी तरफ एमिली का दूसरा प्लान भी शुरू हो चुका था। एक दिन एक अमीर औरत ने छुपकर एमिली से कहा कि वो उसे एक बहुत मजेदार जगह ले जाएगी। एमिली को बस इसी मौके का इंतजार था। वो तीनों औरतें एक नाइट क्लब पहुंची। वहां सिर्फ एमिली ही बहुत डरी और सहमी सी लग रही थी, जो उस माहौल के बिल्कुल उलट था। तभी खुद को लड़कियों का आशिक समझने वाला एक यंग लड़का आकर उसके पास बैठ गया। उसे लगता था कि वो बहुत हैंडसम है और एमिली भी बाकी अमीर औरतों की तरह उसकी बातों में आ जाएगी। पर उसे क्या पता था कि असली शिकारी तो एमिली है। शराब पीते वक्त केविन ने अपनी वही पुरानी चाल चली और छुपकर एमिली की कार की चाबी निकाल ली और प्लान के मुताबिक एमिली उसके जाल में फंस गई और उसने खुद केविन को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही केविन हवेली पहुंचा, एमिली नंगे पैर चलकर बाहर आई। एमिली ने कहा कि वो छुप कर आई है ताकि उसके पति की नींद ना खुल जाए। केविन को लगा कि वो भी बाकी औरतों की तरह उसकी स्मार्टनेस पर मर मिटी है और कुछ रोमांस करना चाहती है। इसके बाद वो दोनों एक रोड साइड ढाबे पर आ गए। मिस्टर जॉन का नाम सुनते ही केविन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शहर में ऐसा कोई नहीं जो जॉन स्मिथ को ना जानता हो। ज्यादातर लोग उन्हीं की कंपनी से भारी ब्याज पर पैसा उधार लेते थे। यहाँ तक कि खुद केविन ने भी मिस्टर जॉन से कर्जा ले रखा था। अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए वो एमिली की तारीफ करने लगा कि वो बहुत जवान और खूबसूरत है और आज तक की सबसे सुंदर पत्नी है। तभी उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझे यहाँ सिर्फ ये रोड साइड खाना खिलाने लाए हो? क्या तुम किसी यंग लड़के को यही सब खिलाना चाहते हो? ये सब बहुत सस्ता लग रहा है। तो इस तरह के माहौल में अक्सर लड़के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। केविन को अंदाजा नहीं था कि एमिली का उसके साथ रोमांस करने का कोई इरादा ही नहीं है। ये पहली बार था जब किसी अमीर औरत के सामने उसकी बेइज्जती हुई हो। इसके बाद एमिली ने बिल दिया और बचे हुए पैसे भी केविन के लिए छोड़ दिए। फिर वो बिना मुड़कर देखे सीधा अपने घर की तरफ निकल गई। जब एमिली घर पहुंची तो केविन ने उसे बहुत सारे मैसेज किए, पर एमिली ने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। अब वो यंग लड़का पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। वो अक्सर आधी रात को एमिली से मिलने चला आता था। एमिली की बात सुनकर वो एकदम हैरान रह गया। केविन को भी लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो उसने जल्दी से मजाक वाले अंदाज में बात को घुमा दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एमिली अचानक अपनी घड़ी उतारकर केविन को दे देगी। ये घड़ी कम से कम उसकी एक महीने की सैलरी के बराबर थी और उसने एमिली के लिए कुछ किया भी नहीं था, इसलिए केविन इतना महंगा गिफ्ट लेना नहीं चाहता था। पर एमिली ने कहा कि अगर पसंद नहीं है तो इसे फेंक दो। वो लड़का उसी वक्त एकदम चुप हो गया। यहाँ तक कि जब कर्ज वाले उसे परेशान कर रहे थे तब भी उसने इस घड़ी को नहीं बेचा। इसके बाद दोनों का मिलना
जुलना बहुत बढ़ गया। हर बार वो लोग एमिली के पसंद का नूडल्स या कोई अनहेल्दी जंक फूड ही खाते थे। जब एमिली ने पानी पीने के लिए अपना हाथ उठाया तो केविन ने अचानक उसके हाथ पर सुई के बहुत सारे निशान देखे। असल में वो निशान उसके रोजाना होने वाले चेकअप के थे, पर केविन को लगा कि मिस्टर जॉन उसे जबरदस्ती ड्रग्स दे रहे हैं, क्योंकि इतने अमीर लोगों की दुनिया में ये सब बहुत आम बात है। एमिली का असली मकसद अब पूरा हो गया था। उसे खुद को एक सताई हुई और लाचार औरत दिखाना था और फिर केविन को अपने प्यार में पागल करना था। आखिरकार दोनों ने मिलकर मर्डर का वो प्लान शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही केविन मिस्टर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ा, एमिली अचानक उनके सामने आ गई। असल में यही उसका असली प्लान था कि वो सही वक्त पर मिस्टर जॉन की जान बचा ले ताकि उनका पूरा भरोसा जीत सके। एमिली की उस रोने धोने वाली नौटंकी ने मिस्टर जॉन का दिल पूरी तरह पिघला दिया और जब वो होश में आई तो उसके मुंह से निकली पहली बात भी मिस्टर जॉन की फिक्र ही थी। और उसी एक बात ने मिस्टर जॉन को एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब वो नहीं चाहते थे कि एमिली उन्हें अपनी किडनी दे। उन्होंने तुरंत अपने वकील को बुलाकर वसीयत बनवा दी कि अगर किसी दिन उन्हें कुछ हो गया तो उनकी सारी दौलत सिर्फ एमिली के नाम हो जाएगी। असल में यही एमिली का असली और सबसे बड़ा मकसद था, क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहती थी। इसलिए मिस्टर जॉन का सारा पैसा उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत था। पर जब मिस्टर जॉन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो उनके एक आदमी ने एमिली को पहचान लिया, क्योंकि एक समय पर उसका नाम मोनिका हुआ करता था। उसने मिस्टर जॉन के आदमियों से ही बहुत बड़ा कर्ज लिया था और फिर गायब हो गई थी। इसलिए मोनिका का यहाँ आना अब पूरी तरह साफ हो चुका था। उस आदमी ने जाकर ये सारी बात मिस्टर जॉन को बता दी। ये सुनते ही मिस्टर जॉन को इतना बड़ा सदमा लगा कि उनकी जान ही निकल गई। इसके बाद एमिली को पकड़ लिया गया, उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल दिया गया। अब बस मिस्टर जॉन के एक इशारे की देरी थी, फिर चाहे वो एमिली हो या मोनिका, वो हमेशा के लिए राख बन जाती। लेकिन मिस्टर जॉन यहीं पर कमजोर पड़ गए, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करते थे। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि मैंने कुछ भी नहीं खोया है, इसलिए अगर मुझे धोखा भी मिला है। एना ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और न ही उसने सोचा था कि सच सामने आने के बाद मिस्टर स्मिथ उसे जाने देंगे। इस बात ने एना को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कभी बहुत मेहनत की थी, लेकिन कंपनी ने उसका सिर्फ फायदा उठाया, जिसकी वजह से उस पर भारी कर्ज हो गया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन आखिरी पल में उसे होश आया और उसने मार्ज ग्रुप से बदला लेने और अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाने का फैसला किया। लेकिन मिस्टर स्मिथ के आने से उसे फिर से इंसानियत पर भरोसा हो गया। आखिर में मिस्टर स्मिथ की जान बच गई और एना ने तरस खाकर अपनी एक किडनी मिस्टर स्मिथ को डोनेट कर दी। उसने अपनी किडनी क्यों डोनेट की? अगर वो सच में मर जाती तो वो सारी संपत्ति अकेले ही हथिया सकती थी। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, लगता है हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद एना वहां से गायब हो गई। उसने एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन वो देवदार का पेड़ अपने साथ ले गई। मिस्टर स्मिथ ने बताया था कि इस पेड़ ने करोड़ों का कर्ज चुका दिया था। शुरू में एना और उनके बीच भी करोड़ों की डील हुई थी। ये पेड़ मिस्टर स्मिथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और अब ये एना के लिए भी टर्निंग पॉइंट बन गया था। वो अपना वही सूटकेस खींचते हुए भारी बर्फबारी में चल रही थी और उसने सारा के नाम से अपनी तीसरी पहचान बनाने का फैसला किया। उसने खुद को बाडो ब्रांड की एशिया रीजन प्रेसिडेंट के रूप में पेश किया। ऐसा कहा जाता था कि ये ब्रांड यूरोप के राजघरानों का एक लग्जरी ब्रांड है, लेकिन किसी ने कभी असली कंपनी को नहीं देखा था। यहाँ तक कि कोई इस ब्रांड को जानता भी नहीं था। इसलिए सारा इंटरनेट का इस्तेमाल करके खुद को बाडो की प्रेसिडेंट साबित करना चाहती थी। सबसे पहले उसने अपनी इस पहचान का फायदा उठाकर नॉक्स ब्रांड के बॉस से करोड़ों का स्टार्टअप फंड ठग लिया और मार्ज ग्रुप की मैडम कुक भी इससे बच नहीं पाई। जिमी अब उसका सबसे बड़ा मोहरा बन गया था। सारा ने उसे मदद के लिए मैसेज भेजा और जिमी वहां पहुंच गया। उसे लगा था कि जब वो मिस्टर स्मिथ को मारने गया था तो सारा ने ही उसकी जान बचाई थी। उसे नहीं पता था कि सबसे बड़ा बेवकूफ वही है। सारा चाहती थी कि वह अपने लुक्स का इस्तेमाल करके मैडम कुक को फंसाए, लेकिन जिमी को उस बूढ़ी औरत के साथ ये सब करना अजीब लग रहा था। सारा के मिन्नतें करने पर जिमी मान गया और उसने मैडम कुक को बातों में फंसा लिया। जिमी को अपने पास रखने के लिए उन्होंने उसे अपना पर्सनल ड्राइवर बना लिया। एक दिन जिमी को मैडम कुक की एक आदत के बारे में पता चला। जब भी वो वॉशरूम जाती थी तो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती थी ताकि आसपास के लोगों की बातें रिकॉर्ड कर सके। शनेल को भी मैं पसंद हूँ, इंसानी शनेल तो वहीं पर है, जल्दी करो जल्दी करो। ये भी पहली बार था जब मैडम कुक ने बाडो ब्रांड के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने जिमी से वहां ले जाने को कहा। ये सारा के बिछाए जाल का ही एक हिस्सा था। सबसे पहले उसने जानबूझकर दवा मिला दी जिससे मैडम को उल्टी होने लगी और फिर अपने सबसे महंगे बैग में उनकी उल्टी कैच कर ली। ये सब जिमी की मदद से ही मुमकिन हुआ। सारा बहुत ही विनम्रता से पेश आ रही थी और उसे इस गंदगी से कोई ऐतराज नहीं था। इस बात ने मैडम कुक की उत्सुकता बढ़ा दी। जब वो वॉशरूम गई तो जानबूझकर अपना फोन वहीं छोड़ गई। तभी एक वेटर आकर मैडम कुक की बुराई करने लगा। सारा ने वेटर को डांटकर मैडम कुक का दिल जीत लिया। अगले दिन मार्च ग्रुप की मैनेजर वहां आई और पार्टनरशिप का ऑफर दिया, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ही घमंडी था। वो सारा को बिल्कुल नहीं पहचान पाई जो कभी उसके अंडर काम करती थी। बस फर्क इतना था कि उस वक्त उसका नाम मैगी था। सारा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इससे मैनेजर को बहुत बुरा लगा और उसने सारा को परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात का साफ मतलब था कि वो ताना मार रही थी, इस ब्रांड की चीजों को छूने की तुम्हारी औकात नहीं है। मैनेजर ने अपना कमीशन मांगा क्योंकि मार्ज ग्रुप उस इलाके की सबसे बड़ी कंपनी थी। मार्ज ग्रुप का सपोर्ट मिलना ही इस बात का सबूत था कि ब्रांड पर भरोसा किया जा सकता है। ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं था जिससे सेल्स की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन सारा ने इसे साफ मना कर दिया क्योंकि वो कमीशन को कम से कम रखना चाहती थी। ये तो बस नेगोशिएशन का पहला राउंड था। मैनेजर ने बढ़ा चढ़ाकर ये बात मैडम कुक को बताई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैडम कुक ने समझौता कर लिया और कमीशन कम कर दिया। इसके बाद जिमी की मदद से सारा इत्तेफाक से उसी बार में पहुंच गई जहां मैडम कुक अक्सर जाती
जाती थी। मैडम कुक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि दोनों की पसंद की ड्रिंक बिल्कुल एक जैसी थी और बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि सारा का अंदाज उनके जवानी के दिनों जैसा ही था। इससे मैडम कुक उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। ये देखते हुए कि सही समय आ गया है, सारा ने मार्स ग्रुप के साथ जुड़ने की बात छेड़ दी। उसने कहा कि विरोधी कंपनी मैडम कुक से कम कमीशन मांग रही है और सामने वाले ने बिल्कुल सही नंबर बताया था जो मार्स ग्रुप से सिर्फ 10% कम था। क्या ये मुमकिन है कि कंपनी के अंदर कोई जासूस हो? क्या अंदर की जानकारी लीक हो रही है? आपको इसकी जांच करनी चाहिए। तीनों शर्तों को जानने वाली मैनेजर नैन्सी है। ये बात सुनकर मैडम कुक सोच में पड़ गई और हुआ भी वही। अगले दिन मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया। सारा ने इस खतरे को जड़ से खत्म कर दिया था। इसके बाद जिमी ने सारा से मिलकर कहा कि वो पहले बहुत नाजुक सी थी लेकिन अब काफी खतरनाक हो गई है। उसे क्या पता था कि जब वे पहली बार मिले थे तभी से जिमी उसके बिछाए जाल में फंस चुका था। कुछ ही समय बाद मैडम कुक ने खुद सारा को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने उसके स्टोर के रेनोवेशन के लिए पैसे भी दिए और मुनाफे का हिस्सा कम कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एक ऐसी औरत आ गई जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। उसके पैर पर बिल्कुल सारा जैसा ही टैटू था। उसने दावा किया कि असली सारा वही है और उसने वहाँ बहुत हंगामा भी किया। मैडम कुक ने कहा कि ऐसे गरीब लोग बहुत होते हैं जो जानबूझकर परेशानी खड़ी करते हैं। वो सारा की मदद करने के लिए उस मामले को सुलझाने लगी लेकिन सारा ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि ये मामला मैं खुद सुलझा लूंगी, आप परेशान मत होइए। मैं परेशान क्यों न हूं? मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले प्रेसिडेंट के साथ कुछ हो गया तो मुझे और प्रेसिडेंट दोनों को परेशानी हो सकती है। बात तो सही है लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। मैडम कुक को भी ये बात बिल्कुल सही लगी। आखिरकार दोनों के बीच अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था इसलिए उन्हें सारा की ज्यादा मदद नहीं करनी चाहिए। दरअसल सारा पहले से जानती थी कि वो औरत कौन है। जब उसने मिस्टर स्मिथ को छोड़ा था तो इत्तेफाक से लेदर फैक्ट्री में उसकी मुलाकात एक टैलेंटेड लड़की से हुई थी। वो लड़की लग्जरी ब्रांड्स की ऐसी शानदार कॉपी बनाती थी कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। उसी दिन से सारा ने लिली को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सड़क पर बिकने वाले सस्ते सामान से लेकर महंगे लग्जरी सामान और फिर इंपोर्टेड लेदर तक उस लड़की ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। उसकी आंखों में सारा के लिए बहुत इज्जत नजर आ रही थी। सारा ने उसे बाड़ों के बारे में कुछ नहीं बताया, बस उसे पूरा ध्यान लगाकर प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि लिली की कमाई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और ये लड़कियां बिना आईडी कार्ड के रह रही थी इसलिए वे आम लोगों की तरह बाहर काम नहीं कर सकती थी। इसी वजह से लिली ने अपने काम पर और भी ज्यादा ध्यान दिया। उसने किसी को निराश नहीं किया और उसके बनाए गए बैग्स और भी शानदार होते गए जिनमें उसने अपने खुद के डिजाइन और आइडियाज भी शामिल किए थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।